जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताएंगे। उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, ठीक है। पहली बात मैं सीधा सीधा बोल दे रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो भी क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता हूँ, जो भी क्वेश्चन पेपर मैं देता हूँ, उसमें लोग आकर के कमेंट करते हैं, सर जी ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन गलत है, सर इसका बी होगा, ये वाला डी होगा। कैसे डी होगा भाई? अच्छा, ऐसे ही क्लास नहीं कराई जाती भाई। 50 क्वेश्चन आपको पढ़ाने के लिए मैं 5 घंटे मेहनत करता हूँ, उसके बाद 20 मिनट की वीडियो बनती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी यूपीएच से पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, यूपीएच राजेंद्रा या कोई भी बुक है आपके पास, सीरीज है, मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, बुक नहीं। बुक में कभी गलत दे ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जो भी यूपीएच राजेंद्रा या फिर कोई भी सीरीज पढ़ते हैं, तो उसमें ये बात ध्यान रखिएगा, मैं उनके कोई भी आंसर का जो वो कहते हैं सर जी डी सही होगा, बी सही होगा, ये बात जान लीजिए आपका आंसर गलत है भाई, ठीक है। आप लोग खुद पहले रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ आंसर गलत है, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं सर जी कहते हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर ए गलत है। मैं कहता हूँ उसे रिसर्च करिए फिर आप कमेंट करिए। रिसर्च करने के बाद वो अपना कमेंट ही डिलीट कर देते हैं, कहते हैं सर जी कोई जवाब ही नहीं देते हैं। तो पहले आप लोग खुद रिसर्च कर लिया कीजिए कि सर जी हाँ ये आंसर इसका ये होगा, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो यूपीएच और राजेंद्रा में देखें, मैं बता दे रहा हूँ कैसे सेट होता है क्वेश्चन। जो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं यूपीएच या राजेंद्रा में, तो इस तरह से एक टिक बना होता है, ठीक है। इसमें इस तरह से टिक बना होता है। मान लीजिए 4 ऑप्शन ऐसे ऐसे आपको दिया है, ठीक है। 4 ऑप्शन ऐसे ऐसे दिया है और बीच वाला सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ठीक है। इस वाले पे टिक लगाना है, सी वाले पे टिक मान लीजिए राइट लगाना है, और उसमें डी वाले पे टिक इस तरह से राइट लगा दिया, ठीक है। वो मशीन की गलती होती है, यहाँ से उठा करके यहाँ छाप देगा, डी वाले पे छाप देगा, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, और वही बच्चे पढ़ कर आते हैं यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर जी ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये सही है। तो ये बहुत दुख होता है कि पढ़ाने के बाद, कि बताइए इतना रिसर्च करने के बाद, पढ़ाने के बाद आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों के क्लासेस कराए जाते हैं, और आज के इस क्लास में मैं आपको एकदम डीपली पढ़ाते हुए चलूँगा, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ जुड़ा है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, जो भी क्लासेस कराई जाती हैं पूरा रिसर्च करके ही पढ़ाई जाती हैं, और जो भी मैं बताता हूँ पूरा रिसर्च करके ही बताता हूँ, ठीक है। चलें, तो जो आप लोगों का एग्जाम है बीए 5th सेमेस्टर में सोशियोलॉजी का पेपर 2 में, जिसका पेपर का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, ठीक है। इसका एसओसी 200 302 इसका पेपर कोड है। 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दूसरे विश्वविद्यालय का भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, इसी क्लास में। चलें, क्लास को स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि समय नहीं बचा है समझाने का, ठीक है। चले, पहला प्रश्न है आपका, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची, एक शोध रिपोर्ट में दी गई जो ग्रंथ सूची होती है, वह आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर पहले का ध्यान रखेंगे। चले, दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, किसी भी शोध की गहराई का आकलन कैसे करें। मान लीजिए कोई शोध है, उसकी गहराई का आकलन कैसे करेंगे, तो अनुसंधान उद्देश्यों के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिविटीज़ के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर दूसरे का, ठीक है। चलें, दूसरे का सी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, शोध समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है। शोध समस्या समस्या का जो चयन होता है वो सोशल रिलेवेंस के द्वारा होता है, सामाजिक प्रासंगिकता के द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इसमें शोधकर्ता की रुचि भी है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ए और सी में से कोई एक हो सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका 100% मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए जो शोध समस्या का चयन होता है किस दृष्टिकोण से किया जाता है, सामाजिक प्रासंगिकता और शोधकर्ता की रुचि दोनों होनी चाहिए, तभी आपका शोध समस्या का चयन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखें ये क्वेश्चन ही आपका बहुत ही अजीब तरीके से पूछ लिया, ठीक है। शोध समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है, तो ये दोनों दृष्टिकोण सहायक होते हैं शोध समस्या का चयन करने के लिए, ठीक है। सामाजिक प्रासंगिकता यानी सोशल रिलेवेंस, और रिसर्चर इंटरेस्ट यानी जो शोधकर्ता है उसकी रुचि, ये दोनों मायने रखता है शोध की समस्या करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों में से कोई एक होगा। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसका सही आंसर कौन सा मानेगी, ठीक है। बाकी आप लोग इसका माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसे लगा सकते हैं, ठीक है। चलें, चौथा प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संकलन विधि नहीं है? डेटा संकलन विधि कौन सा नहीं है? तो जो शोध प्रश्न होते हैं ये डेटा संकलन की विधि नहीं होते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। बाकी असंरचित साक्षात्कार जो होते हैं, डाक सर्वेक्षण प्रश्नावली और प्रतिभागी अवलोकन, ये तीनों आपके डेटा संकलन की विधि हैं, शोध प्रश्न नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, शोध के लिए सही क्रम कौन सा है? तो शोध के लिए सही क्रम आपका होता है, पहले हम समस्या का निरूपण करते हैं, फिर परिकल्पना करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, आंकड़ों का उसके बाद विश्लेषण करते हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका पाँचवें का। चलिए, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, छठवां प्रश्न है, एक शोधकर्ता, ठीक है, एक शोधकर्ता जो होता है शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है। ठीक है, उसे अध्ययन करने के लिए, ठीक है, उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए? तो उसे अध्ययन के लिए प्रश्नावली उपयोग करना चाहिए, प्रश्नावली उपकरण का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 6 का। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है इसमें। चलिए, सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, जनसंख्या गणना, ठीक है, तो अनुसंधान का एक उदाहरण है, आपको खाली स्थान भरना है। जो जनसंख्या जनगणना है वो किसका किसका अनुसंधान का एक उदाहरण है? सर्वेक्षण अनुसंधान का उदाहरण है, अनुभवजन या फिर क्लिनिकल? बताइए, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, देखिए ये सर्वे के एक हिस्सा होता है। ठीक है, सर्वे यानी सर्वेक्षण का एक हिस्सा होता है। जनसंख्या जो जनगणना होती है सर्वेक्षण या फिर सर्वे अनुसंधान का एक उदाहरण है या फिर इसका एक हिस्सा होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 7 का। ठीक है, प्रश्न को दोनों तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल पियर्सन। सी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है पुस्तक कब लिखी गई थी? 1892 में। ठीक है, 1892 में पुस्तक लिखी गई थी, द ग्रामर ऑफ साइंस, कार्ल पियर्सन के द्वारा। चलिए, नवा प्रश्न है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखा गया? ये जो पुस्तक है यह पीवी यंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, जो साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किताब है, जो पीवी यंग है ये एक महिला है, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका नाम है पॉलिन विलिस्क यंग। ठीक है, ये एक महिला है, लेखिका हैं। ये पॉलिन रूसी पोलिश मूल की अमेरिकी समाजशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी और इनका जो जन्म है वो पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा 1896 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रूसी पोलैंड में। ठीक है, और ये जो किताब है उन्होंने, जो किताब है ये वाली साइंटिफिक सोशल एंड सर्वे रिसर्च, ये किताब उन्होंने 1939 में लिखा था। ठीक है, और इस किताब का प्रकाशन भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा, इस किताब का प्रकाशन कई हिस्सों में हुआ है। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक कई भागों में इसका प्रकाशन हुआ है। एक 1949 में हुआ था। ठीक है, डेट सन याद रखिएगा ताकि मान लीजिए अगर ऑप्शन में कोई दे तो आप लोग लगा सकते हैं। एक 1951 में हुआ था, एक 1971 में हुआ था और एक आपका 2012 में हुआ था। ठीक है, तो ये चारों प्रकाशन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, एक किताब का नाम और याद रखिएगा, सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न पूछा जाता है। सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक जॉर्ज लुंडबर्ग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलें 10वां प्रश्न क्या है? सर्वे इज खाली स्थान भरना आपका स्टडी, यानी सर्वेक्षण एक अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो ये एक आपका फैक्ट फाइंडिंग का होता है। ठीक है, तथ्य खोज होता है। सर्वेक्षण एक तथ्य खोज अध्ययन है। बी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्या पूछा गया है? आप अपने समय और संसाधनों का सर्वेक्षण प्रबंध कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो एक समय सारणी तैयार करके, ठीक है, यह पता लगाना कि आपके लिए कौन से संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं। ठीक है, संभावित व्यय के लिए बजट की गणना करना, ये सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्या पूछा गया है? शोध का अर्थ खाली स्थान भरना। शोध का अर्थ की खोज, बताइए। समस्या की खोज, तथ्य की खोज, परिणाम की खोज या फिर विषय की खोज? बताइए, शोध का अर्थ क्या होता है? प्रॉब्लम की खोज करना, फैक्ट की खोज करना, रिजल्ट तो होगा नहीं किसी भी हाल में, या फिर टॉपिक की खोज करना? बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखें, जो शोध का अर्थ होता है ये फैक्ट की खोज के लिए होता है। ठीक है, तथ्य की खोज के लिए। बी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 12 का। चलें इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है? पीएचडी का मतलब है फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर। ठीक है,
ध्यान रखेंगे डॉक्टर ऑफ फिलासफी, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, तो ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 14 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान विधियों का उदाहरण है? तो जो आपका केस स्टडी होता है ये गुणात्मक अनुसंधान विधियों का एक उदाहरण है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए आप लोग भी पढ़े होंगे, आपके पास बुक होगा, ठीक है, और सारी किताबें होंगी या फिर आपके पास अनसॉल्व होगा, आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग इसे क्या है रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण होता है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, साक्षात्कार प्रतिलेख जो होता है डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चले 16 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, शोध में पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध में पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है अनुसंधान पद्धति को परिष्कृत करना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे सर जी? तो जो पायलट अध्ययन होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसंधान पद्धति का परीक्षण और उसका सुधार करना, यह संभावित समस्याओं को पहचानने और अनुसंधान प्रक्रिया जैसे डिजाइन या उपकरण जो होते हैं उसको बेहतर बनाने में मदद करता है ताकि मुख्य अध्ययन सुचारू रूप से संचालित हो सके। ठीक है, बाकी इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं प्राथमिक डाटा एकत्र करना, इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं, यह पायलट अध्ययन का एक उद्देश्य हो सकता है लेकिन मुख्य उद्देश्य ये नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिदर्श का आकार, ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे प्रतिदर्श का आकार स्थापित करने के लिए, तो ये क्या होता है पायलट अध्ययन से प्रतिदर्श आकार का अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन यह इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, शोध परिकल्पना का परीक्षण करना क्या है? तो यह पायलट अध्ययन में शोध परिकल्पना का परीक्षण नहीं किया जाता है बल्कि शोध पद्धति का परीक्षण किया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? देखिए सामाजिक शोध पद्धति शोधकर्ता की सहायता करती है। कैसे सहायता करती है? तो शोध प्रश्नों को हल करने के लिए, जानकारी एकत्र करने में, प्रतिभागियों को जागरूक बनाने में और शोध प्रारूप बनाने में, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 17 का। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या पूछा है, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो अनुसंधान है उसको प्रायोगिक और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान में भी, दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान में भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी 18वें का। चले 19 नंबर प्रश्न क्या है, अनुसंधान का पहला चरण है। तो अनुसंधान का पहला चरण होता है किसी समस्या का पहचान करना, उसके बाद है आपका किसी समस्या का चयन करना। ठीक है, सबसे अनुसंधान का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है आपका आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसी समस्या की पहचान करना अनुसंधान का पहला चरण है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है, किसी समस्या का पहचान करना, तो यह पहला चरण नहीं है बल्कि पहचान के बाद यह काम आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी वाला क्या है, किसी समस्या की खोज करना, तो यह भी पहला चरण नहीं है क्योंकि समस्या पहले से मौजूद होती है जिसे हमें ढूंढना होता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या है सर जी? तो किसी समस्या का पता लगाना, यह पहचान के समान अर्थ रखता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए किसी समस्या का पहचान करना, किसी भी शोध कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यह पहचान करने के बाद ही हम आगे की प्रक्रिया जैसे डेटा संग्रह होता है, विश्लेषण होता है, ये सभी करते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर, आगे बढ़ें। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चलें अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है 19 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 19 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलें अगला क्वेश्चन है, आपको उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि विषय के बारे में मौजूदा ज्ञान का पता लगाना होता है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। कैसे सर जी? देखें उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने का मुख्य जो उद्देश्य होता है विषय के बारे में मौजूदा ज्ञान को समझना होता है। यह शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करता है कि संबंधित क्षेत्र में अब तक क्या क्या अध्ययन किया गया है। ठीक है, ज्ञान में कौन से अंतर मौजूद हैं और उनके अध्ययन के लिए एक ठोस आधार ये वाला प्रदान करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है चयनित साहित्य की संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी जानने के लिए, इसका मतलब होता है
कि यह भी सही है, लेकिन यह केवल एक कारण है। साहित्य की समीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यह जानना होता है कि इस विषय पर पहले क्या किया जा चुका है। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखिए, संदर्भों की लंबी सूची बनाने के लिए, इसका मतलब क्या है, यह भी सही है लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं है। संदर्भों की सूची केवल एक हिस्सा होता है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। अब देखें सी वाला ऑप्शन देखिएगा, अनुसंधान प्रक्रिया में आवश्यक चरण के कारण, इसका क्या मतलब है सर जी, तो यह भी सही है लेकिन यह स्पष्ट नहीं करता है क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्यों यह आवश्यक है, यह आपका कोई मैटर नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, साहित्य की समीक्षा करके शोधकर्ता यह सुनिश्चित करते हैं कि उनमें जो शोध है अच्छी तरह से आधारित, प्रासंगिक और अपने क्षेत्र में व्यापक ज्ञान में योगदान देता है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। चलें देखिए 21 नंबर प्रश्न है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इस पुस्तक के लेखक हैं गुडे और हार्ट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 21 का। ठीक है, बाकी सारे मैंने आपको पहले से ही बता रखे हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल रिवीजन करके आप लोग जा सकते हैं एग्जाम देने। ठीक है, जब प्रश्न निश्चित विकल्प वाले प्रश्न होते हैं और उत्तरदाताओं को शोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों में से उत्तर चुनने की आवश्यकता होती है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्लोजेड एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, बंद प्रश्न। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। हालांकि देखिए जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो हिंदी में ही फोकस करने का प्रयास करेंगे और इंग्लिश वाला थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। ठीक है, चले प्रश्नावली केवल किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है। प्रश्नावली जो होती है वो किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है, तो यह निरक्षर जनसंख्या पर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है आपका, प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के एक उपकरण के रूप में किया जाता है जब बहुत बड़े नमूने वांछित हों, लागत कम रखनी हो और प्रशासन में आसानी जरूरी हो, ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या है आपका, उत्तरदाताओं को आमतौर पर डाक द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों के संरचित सेट को कहा जाता है, प्रश्नावली कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखिए 26 नंबर प्रश्न है आपका, जब आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता होती है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया जाता है, इंटरव्यू शेड्यूल का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, वह उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बतलाती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो यह शून्य परिकल्पना या फिर शून्य उपकल्पना कहलाती है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। ठीक है, वह उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बतलाएगी तो वो क्या कहलाएगी, शून्य उपकल्पना कहलाएगी। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष निकालने की विधि कहलाती है, तो यह आगमनात्मक विधि कहलाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या है आपका, वह शोध जो एक या अधिक चरों को नियंत्रित करके और नियंत्रण तथा प्रयोगात्मक समूहों की तुलना करके किया जाता है वो क्या होता है, तो वह प्रयोगात्मक शोध होता है। ठीक है, चलें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के फायदे हैं। प्रश्नावली के फायदे क्या हैं, कम लागत, समय की बचत, साक्षात्कारता का कोई पूर्वाग्रह नहीं। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जब प्रश्नों के शब्दों या प्रश्नों के क्रमों में कोई विशिष्टता नहीं होती है, साक्षात्कारता को जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे प्रश्न बनाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे असंरचित साक्षात्कार कहा जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 32 क्या है, आंकड़ा संग्रहण की वह विधि जिसमें कान और आवाज़ के बजाय, ठीक है,
आँखों यानी दृष्टि का उपयोग किया जाता है कहलाती है, तो वह अवलोकन कहलाती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन सी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है? एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका एक हिस्सा बन जाता है कहलाता है, तो यह सहभागी अवलोकन कहलाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या है? सहभागी अवलोकन की दुर्बलता है। सहभागी अवलोकन की दुर्बलता क्या होती है? निम्न वस्तुनिष्ठता, अन्वेषणकर्ता घटना को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अन्वेषक घटना की व्यक्तिपरक व्याख्या कर सकता है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में भी देखते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है? जब एक अवलोकन को व्यवस्थित और नियोजित किया जाता है जो औपचारिक प्रक्रिया को कार्योजित करता है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित अवलोकन श्रेणियों का एक सेट होता है, तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? संरक्षित अवलोकन कहा जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां हैं? तो जो आपका नियंत्रण का अभाव है, परिमाणीकरण की कठिनाइयां हैं और छोटा प्रतिदर्श आकार है, ये सभी क्या है? अवलोकन सीमाएं और उसकी कमजोरियां। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं? ध्यान रखेंगे जो आपका वैयक्तिक अध्ययन होता है, ठीक है, केस स्टडी होता है, इसे सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। 38 नंबर क्या है? जब आंकड़े को एक वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है सर जी, तो जिसमें प्रत्येक श्रेणी एक खंड पर अधिकार कर लेती हैं जो उसके आकार के समानुपाती होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे पाई चार्ट कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या है? वे माप जो आवृत्ति वितरण की औसत विशेषता को दर्शाते हैं कहलाते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 40 क्या है? जब किसी श्रृंखला में सभी अवलोकनों के योग को अवलोकनों की संख्या से विभाजित किया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे मीन कहा जाता है, माध्य कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 40 का। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है? श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद का मध्यमान कहलाता है, तो माध्यिका कहलाता है। ठीक है, मीडियन। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 41 का। चलिए प्रश्न नंबर 42 क्या है? साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है? साक्षात्कार की उपयोगिता क्या होती है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, देखें, डायरेक्ट स्टडी होता है, प्रत्यक्ष अध्ययन, गहन एवं मर्मवेधक अध्ययन भी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन डेप्थ एंड वेरी पर्सनल स्टडी। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं आपके। चलिए प्रश्न नंबर 43 क्या है? जब प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के उपकरण के रूप में किया जाता है तो उत्तरदाताओं को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो समस्या का महत्व है, प्रश्नावली की प्रकृति है, प्रश्नावली का भी आकार भी है। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या है? मध्यिका के फायदे हैं। मध्यिका के फायदे क्या हैं? इसकी गणना सभी वितरणों में की जा सकती है। ठीक है, चरम वस्तुओं से भी इसका पता लगाया जा सकता है, इसे आम लोग भी समझ सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 45 में देखें, आपका सवाल दिया गया है, निम्न दिए गए आंकड़ों का माध्य गणना कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, प्राप्तांक आपका दिया गया है और छात्रों की संख्या दी गई है, तो प्राप्तांक में छात्रों की संख्या को सभी हम गुणा कर देंगे। जैसे आपका 38 दिया है, 38 में हम 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 38 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 152 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 39 है, प्राप्तांक आपका 39 है, छात्रों की संख्या 1 है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आपका 39 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पूरा गुणा करते चले जाएंगे, 41 है, प्राप्तांक का 41 और छात्रों की संख्या 3 है, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 41 में 3 का गुणा करेंगे तो 123 123 आएगा। ठीक है, फिर 44 का 1 में करेंगे तो 44 आएगा आपका। इसी तरह से पूरा आपको गुणा कर लेना है सभी का। ठीक है, इसमें 58 का 6 में, फिर 64 का 2 में और 71 का 1 में, ऐसे पूरा गुणा कर लेंगे तो आपको जो कुल संख्या प्राप्त होगी वो
1323 प्राप्त होगी। कितना? 1323। और छात्रों की संख्या कितनी है? इन सभी छात्रों की संख्या जोड़ेंगे तो आपको 26 आएगा और इन 26 में से आपको छात्रों की संख्या में भाग देना है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप भाग देंगे तो आपको आएगा कितना, आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर है। 50.88, ठीक है, 50.884 इतना आपका उत्तर आएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। तो शुरू से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक कितने बच्चे केवल 10वीं तक गणित पढ़ते हैं? तो आप गणित में पढ़े होंगे कि ये जो संख्या होती है, ठीक है, ये जो संख्या होती है ये वाली 8 जो दशमलव के बाद 884 है, ये जो संख्या है 8 वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये संख्या अगर 5 है या फिर 5 से बड़ी होती है तो ये इसको एक उधार दे सकती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50.9 हो जाएगा। ठीक है, ये आप गणित में पढ़े होंगे। कितने बच्चों को याद होगा? जिन बच्चों को याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है वो जान लीजिए। यहाँ पर अगर 5 संख्या है या फिर 5 से बड़ी है तो ये इसको एक उधार दे सकती है। तो 50.9 आपका उत्तर होगा। सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 46 है, वितरण में सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को क्या कहा जाता है? तो सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को बहुलक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वितरण में सबसे अधिक बार आने वाला स्कोर या फिर मान बहुलक कहलाता है, मोड कहलाता है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बहुलक के क्या फ़ायदे हैं? एक सरल श्रृंखला में बहुलक को अवलोकन के द्वारा आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, या फिर इसे ग्राफ से भी पहचाना जा सकता है या इसकी गणना आसानी से की जा सकती है। तो ये तीनों है आपके। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 47 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 48 क्या है? 48, माध्य के क्या नुकसान हैं? माध्य के नुकसान क्या होते हैं? तो इसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुपात की गणना के लिए माध्य उपयोगी नहीं है। दोनों आपके राइट हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 48 का। चलिए प्रश्न नंबर 49 आप लोगों को क्या पूछा गया है? कभी कभी साक्षात्कार विधि की तुलना में डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली बेहतर होती है, क्योंकि यह सस्ता और आसान काम करता है। अपनी भाषा समझिए कि कभी कभी साक्षात्कार विधि में तुलना डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली से बेहतर होती है क्योंकि यह सस्ता होता है और आसानी से काम करता है। ठीक है, अच्छा इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्यों होता है? इससे कम लागत पर बड़े आकार के नमूने तक व्यापक पहुंच संभव हो पाएगा। ठीक है, उत्तरदाताओं को साक्षात्कारकर्ता के प्रभाव के बिना अपने उत्तरों पर विचार करने की अधिक समय मिल जाएगा और यह विशेष रूप से तब उपयोगी हो सकता है जब संवेदनशील विषयों पर चर्चा की जा रही हो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है आपका। देखें अगला क्वेश्चन है आपका, सिवाय इसके कि सभी गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं। तो सिवाय इनएडिक्वेट सैंपल के, ठीक है, अपर्याप्त नमूना के कारण, ठीक है, अपर्याप्त नमूना गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं। ठीक है, समझ में आया? ध्यान रखिएगा, जो माप के दोषपूर्ण उपकरण हैं यह आपका नमूनाकरण त्रुटियों का कारण नहीं होता है। अब गैर नमूनाकरण त्रुटि क्या होता है, इसे मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ये वे त्रुटियाँ होती हैं जो आकलन प्रक्रिया में होती हैं और कई कारकों के कारण हो सकती हैं, जिसमें जैसे आपका गैर प्रतिक्रिया होता है और ख़राब तरीके से डिजाइन किया गया प्रश्नावली हो। ठीक है, प्रसंस्करण त्रुटियाँ होती हैं, अधूरे फ्रेम होते हैं, डेटा संग्रह के दोषपूर्ण तरीके इसमें होते हैं। ठीक है, कई चीज़ें इसमें होती हैं और बाकी इसमें जो सारे ऑप्शन है मैं सारे ऑप्शन समझा दे रहा हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। माप के दोषपूर्ण उपकरण क्या हो सकते हैं? तो माप का दोषपूर्ण जो उपकरण है यह एक सामान्य गैर नमूनाकरण त्रुटि होता है जो डेटा संग्रह के दौरान माप उपकरणों में खराबी के कारण होता है। ठीक है, और जो गैर प्रतिक्रिया है सर जी, ये क्या है? जब कुछ उत्तरदाता सर्वेक्षण में भाग नहीं लेते हैं तो इससे डेटा में पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है और यह गैर नमूनाकरण त्रुटि हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्या है? डेटा संग्रह में दोष। ये क्या है? तो डेटा संग्रह प्रक्रिया में होने वाली कोई भी त्रुटि, जैसे कि डेटा प्रविष्टियों में गलतियाँ या गणना में त्रुटि हो जाएगा या फिर गैर नमूनाकरण त्रुटि का कारण ये भी बन सकती है। ठीक है, डाउट क्लियर? चले अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चले यहाँ से आपके दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे। इसमें 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, चले ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन तथ्य गणनात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा?
तो जो आपका आय होता है, इनकम होता है, यह आपका गणनात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसे मैं दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, देखिए सोशोलॉजी सेकंड पेपर है, रिसर्च मैथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर है। ठीक है, चलें। दूसरा इसमें प्रश्न है, लॉटरी पद्धति का प्रयोग किस प्रकार के निदर्शन में किया जाता है। लॉटरी पद्धति का जो प्रयोग है दैव निदर्शन में किया जाता है, रैंडम सैंपलिंग में। बी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो आपका समाचार पत्र है, ठीक है, न्यूज़पेपर, ये व्यक्तिगत पत्र लेखन के अंतर्गत नहीं आएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर और है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, कम से कम 10 कमेंट होना चाहिए उस पर कि सर जी मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है 100 क्वेश्चन है, उसमें बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी का सेकेंड पेपर रिसर्च मेथडोलॉजी एंड सोशल साइंसेज, उसका 100 क्वेश्चंस है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है उसका आगरा विश्वविद्यालय का, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। कम से कम 10 लोग कमेंट करिए तब मैं करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए समय भी नहीं बचा है, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए अभी ये क्लास कराना है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न क्या, और वो भी अब मैं क्लास लाऊंगा तो सुबह 6 बजे आपको मिलेगी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले, क्योंकि आप लोगों को 2 बजे से एग्जाम है, थर्ड सेमेस्टर वालों का 9 बजे से, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले, सामाजिक सर्वेक्षण में निदर्शन प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया। तो ये आपका बाउले के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है, अंतर्वस्तु विश्लेषण का इतिहास खाली स्थान या भरना से घनिष्ठता से संबंधित है। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण का जो इतिहास है, यह इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री से घनिष्ठता से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 5 का। चलिए छठा प्रश्न है आपका, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। भारत की पहली जनगणना 1881 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए सातवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सबसे पहले समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया था। तो ये लिपले महोदय ने किया था। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 7वें का। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां क्या है आपका, एक शोधार्थी की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैतिक है। तो ये आपका साहित्यिक चोरी, तथ्यों में बदलाव करना और व्यक्तिनिष्ठता, ये सभी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8वें का। चलिए 9वां प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक शोध का कौन सा प्रकार द्वितीय स्रोत पर आधारित होता है। ये द्वितीय स्रोतों पर आधारित होता है। तो जो आपका हिस्टोरिकल रिसर्च होता है दोस्तों, ठीक है, जो ऐतिहासिक शोध होता है, यह सामाजिक शोध के द्वितीय स्रोतों पर आधारित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 9वें का। चलिए 10वां प्रश्न आपका, प्रश्नों की सूची जिसमें सूचनादाता द्वारा उत्तर भरे जाते हैं, इसे कहा जाता है, इसे प्रश्नावली कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को कहते हैं, क्या कहा जाता है। शोध कहा जाता है। ठीक है, रिसर्च। बी ऑप्शन आपका राइट है 11 का। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा निदर्शन का दोष है। तो देखिए इसमें धन की बचत, समय की बचत और श्रम की बचत, ये निदर्शन का दोष नहीं है। विशेष ज्ञान की आवश्यकता, ये निदर्शन का दोष है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या है, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी देख लेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीमेरिट ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज, विशेष ज्ञान की आवश्यकता। मुझे लगा कि यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ नॉट लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 13 क्या है आपका, टेलीफोन द्वारा किया गया साक्षात्कार किस प्रकार का साक्षात्कार है। तो यह आपका अनौपचारिक साक्षात्कार होता है, यानी इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया आपका, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी की जांच से संबंधित नहीं है। तो जो आपका SPSS है, यह आपका साहित्यिक चोरी से संबंधित नहीं है, जांच से संबंधित नहीं है। सॉफ्टवेयर है एक, और एक साहित्यिक चोरी की जांच से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किसका कथन है कि अच्छे अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। तो यह आपका गुडे एवं हार्ट का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अच्छे अनुसंधान जो होते हैं, उपकल्पना का निर्माण एक
उपकल्पना के निर्माण का एक केंद्रीय चरण होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, अपनी भाषा में समझने का ज़्यादा प्रयास करिए आप सभी लोग। ठीक है, द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है R.L. एकाफ के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है 16 का। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है? मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखने वाले गुडियम हार्ट हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। मैंने क्लास भी कराया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जा करके आप लोग क्लासेस भी देख लेंगे। काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 आप लोगों का पूछा है, सामाजिक शोध का प्रथम चरण कौन सा है? उपकल्पना का निर्माण करना, समस्या का चयन करना, शोध प्रचारणा करना या फिर तथ्यों का संकलन। बताइए, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो देखें, सबसे बेस्ट आंसर है सिलेक्शन ए प्रॉब्लम। समस्या का चयन करना सामाजिक शोध का प्रथम चरण है। इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। चलिए, प्रश्न नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक स्रोत में शामिल नहीं है? तो जो प्रकाशित प्रलेख है ये आपके तथ्यों के संकलन के प्राथमिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सारे हैं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षणात्मक शोध का एक प्रकार है? तो जो आपका पश्चात परीक्षण है। ठीक है, आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट, पूर्व पश्चात परीक्षण यानी बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट है। और कार्यांतर तथ्य परीक्षण है यानी एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट है। ये सभी आपके क्या हैं? परीक्षणात्मक शोध के प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 20 का। चलिए, प्रश्न नंबर 21 क्या है? गूडे एवं हार्ट ने प्राकल्पना के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 3 प्रकारों का। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्या है? कौन सा शोध है जो मौजूदा समस्याओं का व्यवहारिक समाधान खोजने का प्रयास करता है? तो ये आपका व्यवहारिक या फिर व्यवहार अनुसंधान है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च है। चलिए, 23 नंबर प्रश्न है, प्रतिवेदन लेखन अनुसंधान का कौन सा चरण है? तो ये आपका अंतिम चरण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो जो आपका माध्य माध्यिका है और बहुलक है, ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? समांतर माध्य का गुण नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रतिनिधित्व का अभाव होता है समांतर माध्य का, ये गुण नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बाकी सरलता, स्पष्टता और स्थिरता होती है समांतर माध्य में। चले, अगला क्वेश्चन क्या है? द्वितीयक उपस्थिति यानी द्वितीयक आंकड़ों में निम्न में से कौन समाहित है? ठीक है, या फिर द्वितीयक कहिए या फिर उपस्थित आंकड़ों में निम्न में से कौन समाहित होता है? तो व्यक्तिगत प्रपत्र होता है, पूर्व अनुसंधानीय आंकड़े होते हैं और कार्यालयी प्रपत्र होते हैं। ये सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अचीवेड रिसर्च डाटा और पर्सनल डॉक्यूमेंट ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 27 नंबर प्रश्न है, सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखने वाले लुंडबर्ग महोदय हैं। ठीक है, इसको मैंने शुरू में बताया है आपको जब मैं डीडीयू वाला क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रहा था। ये फेमस पुस्तक है। ठीक है, 28 नंबर पर प्रश्न है, बिंदुरेखी चित्रों में तथ्यों का प्रदर्शन किन रेखाओं द्वारा किया जाता है? तो ये सरल रेखा, टूटी रेखा और बिंदु रेखा, इन सभी से किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 29 नंबर प्रश्न है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। तो ये स्टेटमेंट स्टुअर्ट चेस का है। ये ऑप्शन आपका राइट है 29 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? 6 चरणों का। ये ऑप्शन आपका राइट है 30 का। चलिए, प्रश्न नंबर 31 क्या है? ध्यान देंगे यहाँ पर, वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है क्या होती है? अनुभवजन्य, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 है, शोध सदैव होता है। तो जो शोध होता है वो पुराने ज्ञान का सत्यापन करना होता है, नए ज्ञान की खोज करना और ज्ञान के बीच के अंतर को भरना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, शोध में वस्तुनिष्ठता का महत्व है क्या? समाजशास्त्री अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने हेतु, निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु और भ्रांतियों की समाप्ति हेतु, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। चलें, प्रश्न नंबर 34 है, 34 नंबर, निम्नलिखित में से क्या शोध में वस्तुनिष्ठता
वस्तुनिष्ठता करने में कठिनाई यहाँ पर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ़िकल्टी इज अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च। तो इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल ऑल ऑफ ये सभी है। भावनात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव होता है, असत्य प्रतिमाएं होती हैं और अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ भी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 है, द्विविमा चित्रों का प्रकार है। तो देखें द्विविमा चित्रों का प्रकार क्या होता है? वर्ग चित्र, वृत्त चित्र और आयत चित्र, ये सभी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए जल्दी जल्दी क्लास कराने का एक ही मतलब है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और मैंने रात भर सोया नहीं है। ठीक है, तो 1 घंटे भी सोना हमको। एक उत्तम सारणी की विशेषता है, क्या है? तो देखें आकर्षक होना चाहिए, समुचित आकार और स्पष्टता भी होनी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किसके अनुसार एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। तो इसका राइट आंसर है गुड एवं हार्ड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए आप लोग क्लास को स्लो करके भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप और फास्ट भी करके पढ़ सकते हैं, या तो क्लास को रोक करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, असंभाविता निदर्शन का प्रकार है, कौन है? तो सविचार निदर्शन विधि, सुविधापूर्ण निदर्शन और निर्दिष्टांश या अभ्यंश निदर्शन होता है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, निर्दिष्टांश या अभ्यंश निदर्शन होता है कोटा सैंपलिंग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या है, निम्नलिखित में से अनुसूची का कौन सा प्रकार है? तो अनुसूची का देखिए अवलोकन अनुसूची होती है, मूल्यांकन अनुसूची और साक्षात्कार अनुसूची भी होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, अनुसूची की विशेषता क्या नहीं है? तो देखें जो उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है ये अनुसूची की विशेषताएं नहीं होती हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 41 है, निम्नांकित में से कौन सा बिंदु रेखा चित्र का दोष नहीं है? तो जो आपका तुलनात्मकता है, ठीक है, ये आपका क्या है? तुलनात्मकता बिंदु रेखा चित्रों का दोष नहीं है। बाकी जटिलता, सीमित उपयोगिता और भ्रांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये सभी बिंदु रेखा चित्र के दोष होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 है, वक्र होता है। तो जो वक्र होता है यह खंडित और अखंडित दोनों होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए कमेंट जरूर करिएगा, मैं सुबह 6 बजे तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा जरूर, डबराव का जो आगरा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है सोशियोलॉजी 5th सेमेस्टर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 43 आप लोगों को पूछा गया 11, 12, 13 का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो 11, 12, 13 समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, ठीक है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर पदों का योग होता है और बटे क्या होता है? पदों की संख्या। ठीक है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग हमारा कितना है? 11, 12, 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33 और इसमें 3 है यानी 36 हो गया। और पदों की संख्या हमारी 3 है। ठीक है, तो काटेंगे इसका कितना आएगा? 3 का नाम 3 और 3 दूना 6, 12 आंसर आएगा आपका। ठीक है, बी में दिया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए एजुकेशन का मैंने बहुत ही शानदार तरीके से पेपर सॉल्व कराया था 5th सेमेस्टर का। ठीक है, चलें, मौलिक अनुसंधान मुख्य रूप से सामान्यीकरण तथा सिद्धांत निर्माण से संबंधित होता है। यह कथन किस विद्वान का है? ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये CR कोठारी ने दिया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 पे रेखा चित्र गुण छाटिए। रेखा चित्र के गुण छाटना है भैया, क्या है? तुलनात्मकता होता है। ठीक है, सांख्यिकी विश्लेषण का प्रदर्शन होता है और विशुद्ध प्रस्तुतीकरण भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्या है, सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा है? सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण होता है सिलेक्शन ए प्रॉब्लम, समस्या का चुनाव। ठीक है, इन सभी में सबसे बेटर आंसर है, ध्यान रखेंगे। देखें सहभागी अवलोकन भाग है, सहभागी अवलोकन भाग है किसका? तो गुणात्मक अनुसंधान का और एनथोग्राफिक अनुसंधान के, इन दोनों का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें देखिए आप लोग 5th सेमेस्टर में, अभी 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो ये प्रश्न का लेवल हमेशा हाई रहेगा। ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और दोनों क्वेश्चन सेम रहेंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है, बहुत बारीकी तरीके से देखना पड़ता है ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलें, तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र कहा जाता है? ठीक है, तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र कहा जाता है?
तो ये वैयक्तिक पद्धति को कहा जाता है, ठीक है, केस स्टडी मेथड को। डी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या है? निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है कहलाता है। तो ये दैव निदर्शन कहलाता है। ये ऑप्शन राइट है 49 का। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठता का स्रोत नहीं है? तो ये मूल्य तटस्थता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 50 का। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या है? वह कथन किसका है या फिर यह कथन किसका है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया गया है, प्रयोग नियंत्रित दशा में अवलोकन है। ये स्टेटमेंट चैंपियन द्वारा दिया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 51 का। प्रश्न नंबर 52 क्या है? वह अध्ययन जो एक समूह या व्यक्ति की विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक पी.वी. यंग हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है आपका? अवलोकन का तात्पर्य कानों अथवा वाणी के स्थान पर स्वयं अपनी दृष्टि का अधिकाधिक उपयोग करना है, किसने कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट C.A. मोजर के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका DDU वाले में था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है? तो जो आपका इसमें ध्यान रखेंगे, सर्वेक्षण जो अनुसंधान है, सर्वे रिसर्च, ये क्या है आपका? गुणात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जब अवलोकनकर्ता समूह की गतिविधियों में भाग नहीं लेता है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? असहभागी अवलोकन। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा गया है, वह तथ्य जो पहले से ही उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा या फिर पिक्टोरियल डाटा या मिक्स डाटा, द्वितीयक तथ्य, प्राथमिक तथ्य, चित्रमय तथ्य या मिश्रित तथ्य। तो बहुत बच्चे इसमें कहेंगे सर जी प्राथमिक तथ्य होगा, क्योंकि जो पहले उपलब्ध होगा वो प्राथमिक तथ्य होगा, यानी प्राइमरी डाटा होगा। ऐसा नहीं है, जो पहले तथ्य उपलब्ध होते हैं वो सेकेंडरी डाटा होते हैं, ठीक है, द्वितीयक तथ्य होते हैं। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 57 का। प्रश्न नंबर 58 है, कौन सी एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता नहीं है? तो जो आपका जनरल होता है समान, ये आपकी उपकल्पना की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी ये सारे उपकल्पनाएं की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकल्पना निर्माण का स्रोत नहीं है? ये वस्तुनिष्ठता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 60 क्या है? चरों का ऐसा मान जो विवरण में अधिकता में पाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? बहुलक, ठीक है, मोड कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा निदानात्मक साक्षात्कार का उदाहरण है? निदानात्मक साक्षात्कार का उदाहरण होता है गरीबी, खेल और नौकरी। ये सभी डी ऑप्शन राइट है, ठीक है, पॉवर्टी, स्पोर्ट और जॉब। चलिए प्रश्न नंबर 62 आप लोगों का पूछा गया है, बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करना है, इसमें बहुत ही आसान है। बहुलक ज्ञात करना आसान होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वो बहुलक हो जाएगी। देखिए 22 संख्या आपका कितनी बार आया है? 22 संख्या आपका 4 बार आया है, ठीक है। तो बहुलक आपका ये होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्या है? किस अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है? तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट दिया गया है बोगार्ट्स के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अनुसंधान करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी पहले आवश्यकता होती है? तो शोध प्रश्न तैयार करना। बी ऑप्शन आपका राइट है 65 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 66 है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसको पारित किया गया था 1957 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 67 है, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा निश्चित रूप से अंतिम प्रामाणिकता के लिए अवलोकन की ओर लौटता है, यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया है गुड एवं हार्ट के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र आवृत्ति चित्र का प्रकार नहीं है? तो समकालिक चित्र जो होता है आवृत्ति चित्र का प्रकार नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है, सांख्यिकी में सबसे पहले किस विद्वान ने चित्रमय आरेख का प्रयोग किया? तो सबसे पहले जो आपके विलियम प्लेफेयर हैं, इन्होंने सबसे पहले सांख्यिकी में, ठीक है, चित्रमय आरेखों का प्रयोग किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 70 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र समांतर माध्यिका है? तो जो आपका m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन है, ये आपका समांतर माध्यिका सूत्र है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किसके अनुसार प्रश्नावली प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उपकरण है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है? तो ये गुडे एवं हार्ट का अनुसार, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह आवृत्तियों के योग से संबंधित हैं? तो सिग्मा एफ, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 72 का। प्रश्न नंबर आपका 73 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया? जी.एफ. अकहेनवाल ने, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 73 का। चलिए प्रश्न नंबर 74 क्या है, तथ्यों को कतारों यानी कॉलम्स और पंक्तियों यानी रोज की क्रमबद्ध व्यवस्था है, ये सारणीयन है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, टेबुलेशन। प्रश्न नंबर 75 है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी दिक्कत है और कोई भी अगर डाउट है किसी भी प्रश्न को लेकर तो आप हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? तो जो आपका अस्पष्टता होता है ये किसी भी अच्छे वर्गीकरण की विशेषता नहीं होगी। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 75 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।